हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। और आज अपन एक ऐसे चैप्टर को लेकर आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 12th क्लास का चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी का। और आपके 12th के बोर्ड में इस चैप्टर में से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। और वो दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात एक एक नंबर के होंगे। एक प्रश्न तो अबसदय वाला अर्थात बहुविकल्पिक आने की संभावना है। और दूसरा प्रश्न जो है वो आपके दूसरे प्रश्न का पहला या दूसरा भाग रहेगा। दोनों प्रश्न है वो एक एक नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान और अवबोध के प्रश्न होंगे। तो एक एक नंबर के ज्ञान और अवबोध के इस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और क्या है इस चैप्टर के अंदर की सारी बातें हैं, वो अपन इस चैप्टर में विस्तार से देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है जनन स्वास्थ्य। अब जनन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रत्येक जीव की, जीवित जीव की एक मुख्य उपलब्धि रहती है कि जनन के द्वारा वो अपने समान नई जननशील संततियों को उत्पन्न करे। और वो तभी संभव है जब वो जनिक रूप से स्वस्थ हो। तो डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, हेल्थ की क्या परिभाषा दी है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या परिभाषा है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में डब्ल्यूएचओ बता रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी होते हुए एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके, वही व्यक्ति स्वस्थ है। अब जनिक रूप से स्वस्थ का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर जनिक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात जनन द्वारा अपने समान नई संततियों की उत्पत्ति कर सकता हो, उसको जनिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति या जनिक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और इन सब क्रियाओं का अध्ययन, इन सब परिघटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में कहते हैं या विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं उसको ही आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य कहते हैं। अब जनन स्वास्थ्य में व्यक्ति यदि स्वस्थ रहेगा तो वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएगा। और जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ने से जो विश्व में या राष्ट्र में या किसी स्टेट में जो संख्या उत्पन्न होती है उसको आप जनसंख्या कहते हैं। अब ये जनसंख्या है, वो व्यक्ति अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा और वृद्धि करने का कारण है जनिक रूप से स्वस्थ होगा तो ही वो जनसंख्या में वृद्धि कर पाएगा। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, यानी जनसंख्या, एक सामान्य रूप से जनसंख्या का स्थिर रहना, अर्थात एक कपल के द्वारा अपने समान एक दो एक लड़का और एक लड़की, दो संततियों को उत्पन्न किया जाता है। तो दो पेरेंट्स के जाने के बाद पीछे दो ही संतति रहेगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाती। किंतु ये अवस्था न रह के एक जननशील दंपति के द्वारा दो से अधिक संततियां उत्पन्न की जाए तो उस राष्ट्र की या उस स्टेट की या उस घर की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है और इसी अवस्था को जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। अब औद्योगिक क्रांति के बाद और मेडिकल का डेवलपमेंटेशन, मेडिकल फील्ड का विकासीकरण होने के बाद जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली है। और उस जनसंख्या वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो है अशिक्षा। दूसरा जो कारण है वो है रूढ़िवादी विचारधारा, लड़के और लड़की में अंतर को देखना। अगला है अच्छी जीवन दशाएं, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और विकासशील मेडिकल साइंस का उत्पन्न हो जाना। अगला है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी होना। पहले बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां होती थी, वो बीमारियां आज जो मेडिकल साइंस है वो अपने आप को अधिक डेवलप कर लेने के कारण, वैक्सीनेशन के कारण और कई जन्मजात विकृतियां हैं वो कम हुई है। इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक हुई है। उसके साथ ही साथ जनन सक्षम आयु वाले या जनन योग्य आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो जननशील अवस्था में अत्यधिक नई संततियों की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को आप कैसे रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय है। सिंपल सी ये जनरल टॉपिक है जिसको आप सामान्य पढ़ के भी याद कर सकते हैं, पर मैं इस चैप्टर से संबंधित इसलिए संक्षिप्त में इस बातों पे थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो उपाय है वो उस हेतु भारत सरकार ने देश की आजादी के लगभग 3-4 साल बाद में ही 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अर्थात परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। और उस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन।
प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को 1977-78 के अंदर परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण नाम दे दिया था। तो ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे लोगों में जागरूकता पैदा करके या लोगों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि, जनसंख्या वृद्धि से किस किस प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो सकती है, उन सबको बता करके और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय किए जाते हैं। उस हेतु आपको यदि सिंपली प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के मुख्य उपाय क्या क्या है, तो आपका पहला उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यदि व्यक्तियों में शिक्षा का लेवल बढ़ जाता है, तो जननशील दंपति यदि शिक्षित हो जाती है, तो उसको इस बात की जानकारी आ जाती है, उसके दिमाग में ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि मुझे कितनी संतानें उत्पन्न करनी है और कितनी संतानें उत्पन्न करके मैं मेरे एक सक्षम और सफल जीवन को जीवित या जीवन को जीवन सक्षम के रूप में जी सकते हैं। तो ये था पहला, शिक्षा का प्रचार प्रचार करके। दूसरा है परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाकर। सरकारें परिवार नियोजन करने के कई तरीके बताती है और उन कार्यक्रमों को तहत जन जागरूक अभियान चलाती है और इन जन जागरूक अभियानों के द्वारा छोटे परिवार की महत्ता को बताया जाता है। परिवार को नियोजित करने का या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गर्भ निरोधक उपाय कौन कौन से काम में लेने होते हैं, ये सारी बातें समझा करके और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अगला है मनोरंजन के साधन क्रिएट करके। अब जननशील संपत्ति यदि मनोरंजन का साधन केवल और केवल संभोग को ही मानने लग जाए तो जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसलिए मनोरंजन के दूसरे साधन पब्लिक पार्क बनाने हैं, म्यूजियम बनाने हैं और पिकनिक स्पॉट को डेवलप करना है, पिक्चर हॉल को बनाना है। ये सारे मनोरंजन के साधन क्रिएट करके और जननशील दंपतियों को इन कार्यों में व्यस्त कर दिया जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि है उसको कम किया जा सकता है। अगला है विवाह योग्य आयु का फिक्स करना। बाल विवाह या कम उम्र में विवाह हो जाए तो वो जननशील दंपति अपने जीवन में जनन काल की मात्रा या जनन काल का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देती है। किंतु विवाह योग्य फिक्स आयु निर्धारित की जाए, जैसे भारत में विवाह योग्य जो आयु में लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष है, वो निर्धारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाकर और जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अगला है गर्भ निरोधक उपायों को अपनाकर। अगला जो रोकने का उपाय है वो अपना है गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करके। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्भ निरोधक की विधियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहली बात यह आती है कि गर्भ निरोधन कहते किसे हैं, गर्भ निरोधन क्या है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि माता के गर्भाशय में गर्भधारण को रोककर, माता के गर्भाशय में गर्भधारण को रोककर जनसंख्या वृद्धि को घटाना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। अब गर्भ निरोधन किसमें उपयोगी है, तो जननशील दंपतियां हैं जो अपनी जन्निक अवस्था में जी रहे हैं, अर्थात एक ऐसा कपल जो विवाह के बाद से लेकर के जब तक महिला में मेनोपॉज नहीं आ जाती है, रजो निवृत्ति की अवस्था नहीं आ जाती है तब तक, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पुरुष तो जब तक यौवन आरंभ में आ जाता है, यौवन आरंभ से लेकर के जब तक जीवित है तब तक स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती रहती है, शुक्र जनन की क्रिया होती रहती है। किंतु महिलाएं हैं वो अपनी प्यूबरिटी पीरियड से लेकर के और रजो निवृत्ति अर्थात मिनोपोज लगभग 50 से 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच तक जननशील अवस्था रहती है और इस अवस्था में वो अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं की उत्पत्ति करती है। उन अंडाणुओं में यदि फर्टिलाइजेशन की संभावना पैदा होती है तो बच्चा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस क्रिया को रोकने हेतु माता के गर्भाशय में या जननशील माता के गर्भाशय में शिशु के इम्प्लांट यानी गर्भ के अंतरोपित होने को रोकना ही गर्भ निरोधन की विधियां कहलाती है। अब इन विधियों में कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है प्राकृतिक विधियां, अर्थात प्रकृति में ऐसे उपाय किए जाए, प्रकृति में ऐसे तरीके ढूंढे जाए जिससे प्राकृतिक रूप से बिना किसी कृत्रिम साधन
या रासायनिक साधन का उपयोग लिए ही या किसी सर्जिकल मेथड को उपयोग में लिए ही आप गर्भ धारण या फर्टाइल होने में बच सको, वो जो तरीके हैं वो गर्भ निरोधन की कृत्रिम विधियों के अंतर्गत, सॉरी, गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है रासायनिक विधियां। कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ यूज लिए जाते हैं जिनकी सहायता से गर्भ धारण को रोका जाता है, तो वो रासायनिक विधियां कहलाती है। तीसरी जो आपकी विधियां हैं वो है अंतःगर्भाशय युक्तियां, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अंतःगर्भाशय युक्तियों के रूप में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे मेडिकेटेड सब्सटेंस को गर्भाशय के अंदर आरोपित किए जाते हैं जो गर्भधारण की अनुकूलता को खत्म कर गर्भधारण यानी इम्प्लांट को रोकती है। और चौथा है रोधक उपाय, बैरियर मेथड। और पांचवा है स्थायी विधियां, जिसको आप सर्जरी के द्वारा करते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी विधियां थी वो अस्थायी विधियां थी। तो गर्भ निरोधन की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो है प्राकृतिक मेथड। प्राकृतिक विधियां परिभाषा बहुत सिंपल है। गर्भ निरोधन के उपाय जिसमें बिना किसी रासायनिक भौतिक या बाह्य संसाधनों को उपयोग में लिए ही प्राकृतिक तरीकों से, अर्थात कुछ रहन सहन, जनन करने के तरीके में ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे गर्भ निरोधन हो जाए या गर्भ का इम्प्लांट होने से रुक जाए, उसको गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियां कहती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अर्थात आवधिक संयम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? आवधिक संयम। क्या मतलब है इसका? आपको जब मैं मेंस्ट्रुअल पीरियड समझा रहा था, एमसी साइकिल, एमसी का जो पीरियड समझा रहा था, उसमें अपन एक अवस्था देख रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पीरियड जिसमें अंडोत्सर्ग होने की संभावना रहती है, उस अवस्था में यदि संभोग की क्रिया होगी, कोइटस की क्रिया होगी, मैथुन की क्रिया होगी, तो गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। और उस अवस्था को आप कह रहे थे रिस्क पीरियड, नाम दिया था अपन ने रिस्क पीरियड। और उस रिस्क पीरियड में यदि कोई जननशील दंपति सेक्स, मैथुन या संभोग की क्रिया से बचे, संभोग की क्रिया नहीं करे, तो उस अवस्था को कहते हैं आवधिक संयम, अर्थात किसी एक अवधि विशेष। कौन सी अवधि? जिसमें ओवुलेशन होता है। आप देख रहे हैं कि अंडा है वो भी 48 घंटे तक, 48 आवर तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जीवित रहते हैं, और जो स्पर्म है वो भी मादा जननांगों में 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। 48 और 48 96 यानी 96 हावर का जो टाइम पीरियड है, उस अवस्था में संभोग करेंगे या उस टाइम पीरियड में यदि मैथुन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन की संभावना सबसे अधिक रहती है। उस अवस्था में मैथुन से बचकर और गर्भ निरोधन यदि किया जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अर्थात आवधिक संयम। और इस अवधि में मैथुन न करके और गर्भ निरोधन को उपाय या गर्भ निरोधन को करना नेचुरल या प्राकृतिक विधि कहलाती है। अगला है विथड्रॉल, अर्थात बाहिर वीर्य स्खलन। विथड्रॉल, बहिर्वीर्य स्खलन। जनन सक्षम दंपतियां जब मैथुन की क्रिया करते हैं, उस मैथुन क्रिया के समय यदि इंसिमिनेशन की क्रिया, जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है, जिसमें नर अपने मैथुनांगों की सहायता से मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ता है, उन उस क्रिया में शुक्राणु जब छोड़ने होते हैं, अर्थात मैथुन में जब सीमन इंसिजन की क्रिया होनी होती है, उससे पहले ही नर अपने मैथुनांग अर्थात पेनिस को मादा के जननांगों से बाहर निकालकर वीर्य सेचन की क्रिया बाहर कर दे, तो इस क्रिया को कहते हैं बहिर्वीर्य स्खलन, अर्थात मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य को मादा जननांगों में नहीं जाने देना। उससे पहले ही मैथुन नर अपने मैथुनांग को यानी सीसन को वेजाइना से बाहर निकालकर शरीर से बाहर वीर्य का स्खलन कर दे, तो इस क्रिया को बहिर्वीर्य स्खलन या विथड्रॉल क्रिया कहते हैं, जो जो गर्भ निरोधन की एक प्राकृतिक विधि है। अगला है लैक्टेशनल एमनोरिया, इसको कहते हैं अनार्तव। अनार
तो दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव। डिलीवरी के उपरांत माता में अपने स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावण की क्रिया होती है और इस दुग्ध स्त्रावण की क्रिया के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन पक्ष पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। वो माता या लैक्टेशन पीरियड दुग्ध स्त्राव जन्य काल में माता के स्तन ग्रंथियों में उपस्थित कुपिकाओं के चारों ओर उपस्थित मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे दुग्ध का स्त्रावण होता है और वो दुग्ध पान करके विकासशील शिशु अपना संपूर्ण परिवर्धन दर्शाता है। तो इस क्रिया के दौरान अर्थात डिलीवरी से 4 से 6 महीने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं स्तनपान जन्य अनार्तव या दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव। स्तन पान जन्य अनार्तव भी कहते हैं या दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव भी कहते हैं, जब तक माताएं अपने विकासशील शिशु को दुग्ध पान कराती है। अर्थात डिलीवरी के 4 से 6 महीने और कभी कभी 12 महीने तक भी वापस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक रहने से रक्त में ऐसी स्तनपान जन्य जो माताएं होती है उनके रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल या स्तर अधिक होने से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस से नहीं होगा। वो हार्मोन नहीं स्रावित होने से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण भी नहीं होगा। ये दोनों हार्मोन जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वापस एमसी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभन नहीं होगा, अर्थात वापस पीरियड शुरू ही नहीं होंगे, अर्थात अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना नहीं रहती। ये क्रिया भी बिना किसी कृत्रिम या रासायनिक या भौतिक अवरोध को उपयोग में लिए प्राकृतिक रूप से संपन्न हो रही है। अतः इसे भी गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि कहते हैं और ये विधि है स्तनपान जन्य आर्तव अनार्तव। अब इन तीनों विधियों में प्राकृतिक जो विधियां हैं, जो तीनों तरीके हैं, इन तरीकों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इन तरीकों से कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होने हैं। साथ ही साथ इनमें से जो ये दूसरा तरीका है वो जो विड्रॉल जो बाह्य वीर्य स्खलन की जो विधि है वो ज्यादा मतलब कारगर नहीं होती है, क्योंकि चरम स्थिति में जब होता है तब वीर्य का बाहर स्खलन होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं रहती। बाकी सारी विधियां अपने आप में अच्छी है। अब दूसरा जो विधि है, दूसरी जो गर्भ निरोधन की विधि है वो है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। इसमें 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं। पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। रासायनिक विधियों में क्या है, गर्भ निरोधन के वे उपाय जिसमें जनन सक्षम दंपतियों द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे रसायनों, कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रयोग में लिया जाए जो गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं या गर्भ धारण को रोकते हैं, उन्हें गर्भ निरोधन की रासायनिक विधियां कहते हैं। सबसे पहला है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब है मुख द्वारा ली जाने वाली रासायनिक पदार्थों से निर्मित कुछ विशेष प्रकार की टैबलेट या गोलियां जो गर्भ निरोधन को रोकती है, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनमें मुख्यतः एस्ट्रोजन प्लस हार्मोन 3:1 में उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये क्या स्टेरॉइड रहते हैं, इन हार्मोन को यदि कोई माता अपने मुख के द्वारा ले रही है, एक निश्चित टाइम पीरियड के साथ ले रही है, इसमें जो भी टैबलेट्स का एक किट आता है उस किट के ऊपर पहले से विशेष प्रकार के निर्देश लिखे होते हैं कि कब से आपको गोली शुरू करनी है, काली गोली कब लेनी है, सफेद गोली कब लेनी है और ये गोलियां आपके शरीर में क्या क्या करती है। इन सारी बातों को इंडिकेशन के रूप में उस टैबलेट के ऊपर या साथ में एक पैम्पलेट बना करके डाला होता है, उस पर लिखा होता है। फिर भी होता क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, जैसे ही ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई महिला अपने शरीर में लेती है,
मुख्यतः महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाती है, माताओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो जब ये गोली जाती है तो उसके रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो फीडबैक के द्वारा संकेत जाते हैं किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण नहीं होगा। वो नहीं होगा तो वो करता क्या है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एलएच और एफएसएस के स्रावण को प्रेरित करता है। ये नहीं निकलेगा तो ये दोनों आएंगे नहीं, ये दोनों नहीं आएंगे तो ग्राफियन पुट्टिका है, ग्राफियन फॉलिकल है, वो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तो ओवुलेशन होगा ही नहीं, ओवुलेशन होगा ही नहीं तो फिर गर्भ धारण की कोई संभावना बनेगी नहीं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ गोलियां ऐसी होती है जो प्रतिदिन ली जाती है, उदाहरण है मालाडी। कुछ गोलियां हमेशा ली जाती है, अर्थात महीने में 21 दिन लेनी होती है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, सिक्रेशन पीरियड होता है, उस टाइम में ये गोलियां नहीं ली जाती है। सिक्रेशन पीरियड में इन गोलियों को नहीं लिया जाता है। और ये गोलियां उसके शेष जो 21 दिन होते हैं उन दिन में प्रतिदिन एक गोली ली जाती है, जिसमें ये हार्मोन इस अनुपात में उपस्थित रहते हैं और केमिकल रूप से गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं। दूसरी जो है वो साप्ताहिक ली जाने वाली गोली है और वो है सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सर्वाधिक मात्रा में महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली गोली सहेली गोली होती है, जो सप्ताह में एक टैबलेट लेनी होती है। और इस गोली के अंदर नॉन स्टीरॉयडल सेंटक्रोमिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है। सेंटक्रोमिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है जो गर्भाशय के अंदर की जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ा करके शुक्राणुओं की मूविलिटी को कम करता है और गर्भ निरोधन को प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सहेली गोली। दूसरा जो तरीका है वो है इंट्रामस्कुलर, अर्थात पेशीगत, अंत पेशीगत कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं जिसमें भी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। जैसे सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग में आने वाला जो इंजेक्शन है वो है अंतरा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अंतरा इंजेक्शन चलता है। इस अंतरा इंजेक्शन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को महिला की मांसपेशी के अंदर डाल दिया जाता है और वो निश्चित मात्रा में महिला की मांसपेशी में पहुंच करके और फिक्स मात्रा में हमेशा ब्लड के अंदर जाता रहता है। और ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक रहेगी तो आप जानते हैं कि जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक रहेगी तब तक ओवुलेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसी महिलाओं में एमसी चक्र भी, एमसी है वो भी स्टॉप हो जाती है और उनके रक्त का जो बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी बढ़ जाता है, थोड़ी हेल्थी भी हो जाती है। तो जो मांसपेशीगत लिए जाने वाला अंतरा इंजेक्शन है वो भी एक उपयुक्त गर्भ निरोधन साधन है जिसको अधिकांश महिलाएं उपयोग में लेती है। जो तीसरी विधियां हैं वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्तियां। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेटेड चीजें होती है, कुछ ऐसे लूप्स होते हैं जो माताएं अपने गर्भाशय के अंदर, जनन सक्षम माताएं अपने गर्भाशय के अंदर अंतरोपित करके और गर्भ निरोधन को प्रेरित कर सकती है और इससे भी गर्भ निरोधन होता है। उनमें से सबसे पहली जो तरीका है वो है औषधि रहित, औषधि रहित कुछ लूप्स भी आते हैं, औषधि रहित कुछ लूप्स ही आते हैं जिसको लिप्पेस लूप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गर्भाशय के अंदर आरोपित होते हैं इनसे कोई विशेष प्रकार की मेडिसिन नहीं निकलती है, फिर भी ये गर्भाशय की जो म्यूकस है, जो आंतरिक वातावरण है उसमें विस्कोसिटी को बढ़ा करके और गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं, गर्भ निरोधन होता है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कुछ कॉपर धातु से बनी हुई ऐसी युक्तियां होती है जिनको गर्भाशय के अंदर अंतरोपित किया जाता है और वो निश्चित मात्रा में कॉपर आयन का स्रावण करती है। ये शुक्राणुओं की मूवेबिलिटी और शुक्राणुओं की लाइफ यानी लाइफ स्पाइन को खत्म कर देती है जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। उदाहरण है इसका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग आने वाली जो युक्ति है वो है कॉपर टी। कॉपर टी, ये टी आकार का एक ऐसा कॉपर से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट होती है। यहाँ पर इसके ऊपर कॉपर की जो है वो तार उपस्थित रहती है और ये रबड़ से बनी हुई ऐसी टी आकार की युक्ति रहती है। यहाँ पर इसके पीछे एक धागा रहता है जिसको विशिष्ट प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा
जनन सक्षम माता के गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है, जिनसे कॉपर आयन है वो मुक्त होते रहते हैं, जो गर्भ धारण को रोकने में सहायक होता है। कॉपर टी इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगला इसका जो उदाहरण है वो है कॉपर 375। ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, सबका जो मेथड है, गर्भ निरोधन का जो तरीका है, सब में वो एक ही प्रकार का होता है। मल्टी लोडेड कॉपर 375 भी होता है और एक कॉपर 7 भी होता है। ये नाम इनके अलग अलग, ये टी आकार की है, मल्टीलेटेड कॉपर 375 होता है। इसमें भी कॉपर आयन मुक्त होते हैं, अर्थात गर्भ निरोधन के सब में तरीके सब में एक ही रहते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग करने वाले इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी है होते हैं जो गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं। अगला है प्रोजेस्टाटस। ये एक विशिष्ट प्रकार के प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करने वाले अंतर्गर्भाशयी युक्तियां होती है, जिनको गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है, जो निश्चित मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंदर की जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, उसको बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता खत्म हो जाती है, और शुक्राणुओं की गतिशीलता खत्म होने से वो शुक्राणु अंडवाहिनी ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में उपस्थित अंडाणुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो यह है इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो गर्भ धारण को रोक रही थी। अगला है रोधक उपाय, बैरियर मेथड। ये कुछ ऐसी भौतिक इंस्ट्रूमेंट या भौतिक उपकरण होते हैं, जिनको नर या मादा के द्वारा मैथुन के समय उपयोग में लेकर के शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जाता है, इसलिए इनको बैरियर मेथड या रोधक उपाय कहते हैं। इस उपायों में एक तो कॉन्डोम है। कॉन्डोम्स जो मुख्यतः मैथुन क्रिया के समय मेल द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं, और दूसरा कोइटस के समय कुछ विशेष प्रकार के लूप्स होते हैं जो मैथुन क्रिया के समय सर्विक्स के अंदर पहन लिए जाते हैं, जो शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक जाने से रोकते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के लूप्स है और कुछ विशेष प्रकार के कंडोम्स होते हैं जो नर और मादा दोनों द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं, जो मैथुन क्रिया के समय उपयोग में लेकर के और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जाए। तो इस गर्भ निरोधन के जो उपायों को है उनको रोधक उपाय या बैरियर मेथड कहते हैं। अगला पांचवी विधि है वो स्थायी मेथड है। ये जो विधियां थी वो सब की सब अस्थायी होती है। जब तक इन विधियों को प्रयोग में लोगे तब तक गर्भ धारण नहीं होगा, और जैसे ही गर्भ धारण की इच्छा हुई तो आप इसको प्रयोग में लेना बंद कर दो और आपके वापस गर्भ धारण की क्रिया हो जाती है। साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी गर्भ निरोधक मेडिसिन भी प्रयोग में ली जाती है। उसके रूप में एक टैबलेट आती है अनवांटेड 72। ये टैबलेट अनचाहे गर्भ यानी किसी के साथ जबरदस्ती मैथुन की क्रिया हो गई है या बलात्कार हुआ है या यूं कह दें कि असंयमित मैथुन की क्रिया हो गई है और उसमें फर्टिलाइजेशन की गुंजाइश अधिक बन रही है, तो महिला द्वारा ली जाने वाली 74 आवर यानी 72 घंटे के अंदर अंदर एक विशेष प्रकार की टैबलेट ली जाती है, जिसमें लिनोगैस्ट्रोस्टिरॉल सॉल्ट होता है, जो गर्भ के इम्प्लांटेशन को रोकता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन हो भी गया है यदि, तो भी गर्भ का इम्प्लांटेशन नहीं होगा और उसको अनवांटेड 72 के रूप में उपयोग के लेकर के और गर्भ निरोधन में प्रयोग में ली जा सकती है। अब स्थायी विधि है, वो विधि नर और मादा दोनों में काम में ली जाती है। अर्थात गर्भ निरोधन का जो स्थायी मेथड है, फिक्स मेथड है, वो एक विशेष प्रकार की सर्जरी की जाती है। बहुत छोटी सी सर्जरी है जिसमें नर के अंदर जो ये क्रिया होती है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी का मतलब है कि सर्जरी की क्रिया द्वारा नर के शुक्राणुओं में बनने वाले नर के टेस्टिस यानी वृषणों में बनने वाले शुक्राणुओं को शुक्राशय तक स्थानांतरित करने वाली दोनों शुक्र वाहिनियों को सर्जरी की क्रिया द्वारा काट कर गांठ लगा दी जाए, तो उस क्रिया को वैसेक्टोमी या शुक्र वाहिनी विच्छेदन कहते हैं। अब न रहा बांस और न ही बजेगी बांसुरी, अर्थात नर के अंदर दोनों जो शुक्र वाहिनियां हैं वो काट दी है और काट करके उनके ऊपर धागा बांध दिया या गांठ लगा दी है, तो अब शुक्राणु तो बनेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता रहेगा, पूरी क्रिया सामान्य रूप से चलेगी, किंतु बनने वाले शुक्राणु मैथुन क्रिया के समय मादा के जननांगों तक जाएंगे नहीं, क्योंकि बनने वाले शुक्राणु शुक्राशयों में आए ही नहीं है। तो मैथुन क्रिया में वीर्य सेचन भी होगा, पर उन वीर्य में शुक्राणु नहीं रहेंगे। तो वीर्य में क्या रहेगा? शुक्राशयों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ, और थोड़ी मात्रा में जो पदार्थ बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड से निकलता है, वो स्राव निकलेगा, तो वीर्य आएगा, पर उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। तो ऐसा पुरुष अब वापस कभी भी जीवन में वो जनन सक्षम अवस्था उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब एक और तरीका है जिसमें इस वैसेक्टोमी को न करके और शुक्राणुओं को ही वृषणों को ही निकाल दिया जाए। जो पूरे के पूरे वृषण हैं, उन दोनों वृषणों को वृषण कोश खोल करके निकाल दिया जाए। जैसे आप बैल देखते हैं, बैल के अंदर जैसे ही बैल अपनी जननशील अवस्था में आता है, तो उस बैल के दोनों वृषण कोशों को काट कर शुक्राणुओं को बाहर निकाल देते हैं, और इसे अपनी मारवाड़ी में कहते हैं बड़द खुदो करना। अब ये क्या क्रिया है, क्या विधि है? ऐसा मनुष्य में क्यों नहीं किया जाता? मनुष्य में ऐसा कर लिया जाए तो क्या होगा? तो ऐसी क्रिया आप यदि कर लेते हैं, मनुष्य में ऐसी क्रिया सर्जरी द्वारा कर दी जाए, तो उसके दोनों वृषण बाहर निकाल दिए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा क्या? सोचो थोड़े समय के लिए। आप कहेंगे साहब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या उस पुरुष में पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। अर्थात पुरुष, और वो पुरुष जो है वो बंधे तो होगा ही होगा, स्ट्राई तो हो ही गया, साथ ही साथ ये भी है कि उसमें पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न नहीं होने से वो महिलाओं जैसा ही देखेगा। अर्थात न तो उसमें कोई पुरुष के लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे, न ही उसमें कोई फीमेल यानी महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे, यानी वो नपुंसक अंजड़ों के जैसा दिखाई देगा। इसलिए बंधेकरण हेतु पुरुष में वैसेक्टोमी की जा सकती है, न कि स्ट्रक्शन यानी दोनों वृषणों को काट करके बाहर निकालना, वो सही नहीं रहेगा। अगला है ट्यूबेक्टोमी। सिंपल सी क्रिया, जिस प्रकार से पुरुषों में शुक्र वाहिनियों को काटकर गांठ लगा रहे थे, उसी प्रकार से महिलाओं में दोनों अंड वाहिनियों को काटकर गांठ लगा दी जाए, तो अंडाणु तो बनेंगे। अंडाशय भी अंदर ही पड़ा है, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन भी उत्पन्न होंगे, पर जो अंडाणु उदर गुहा में आएंगे, वो अंडाणु वापस आकर के शुक्राणुओं से मिल नहीं पाएंगे। अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलना होगा ही नहीं, क्योंकि लाता अंडाणुओं को निषेचन स्थल या फर्टिलाइजेशन साइट तक लाने का कार्य अंडवाहिनियां करती है, और अंडवाहिनियों को काट कर आपने गांठ लगा दी, तो अब अंडाणु वहां तक नहीं आ पाते, शुक्राणुओं से नहीं मिल पाते, अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस क्रिया के बाद ये महिला है वो हमेशा हमेशा के लिए गर्भधारण से असक्षम हो जाती है। अर्थात अब वापस उसमें गर्भधारण की क्रिया नहीं होगी। अब देखिएगा, ये आपने स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, रासायनिक विधियां, प्राकृतिक विधियां, रोधर उपाय सारे देखे, सारे किए। उसके उपरांत भी ये सारी विधियां उपयोग में कभी कभी नहीं ली, या ऐसी अवस्थाएं पैदा हो जाती है जिसमें अनचाहे गर्भ या संतान उत्पन्न हो जाती है, तो उस संतान को खत्म करने का क्या तरीका है? आप नहीं चाहते हैं, जननशील दंपति दोनों नहीं चाहते हैं कि हमारा ये गर्भ रहे, हमारा ये शिशु उत्पन्न हो, तो उस शिशु को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक विधि या एक कानून पारित किया है। उस कानून का नाम है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस एक्ट को भारत सरकार ने 1971 में लागू किया था, यानी अनुमति प्रदान कर दी थी। और इस अनुमति में यह होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल का मतलब है चिकित्सकीय संसाधनों की सहायता से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, एक प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के द्वारा माता पिता की इच्छा से किसी गर्भवती माता के गर्भाशय में पल रहे शिशु को टर्मिनेट करना, गर्भावस्था को समाप्त करना, गर्भावस्था को खत्म करना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात एमटीपी कहते हैं। इसको कहते हैं सगर्भता समापन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले ये भारत सरकार में कानून कब लागू हुआ? 1971 में एमटीपी एक्ट लागू हुआ। उस एक्ट के तहत अब होता क्या है, इस एक्ट में क्या है? ये एक्ट तो परिभाषा में आप यूं कहेंगे कि
जननशील दंपति के माता, जननशील दंपति की जो महिला है, उस महिला के गर्भाशय में अनसही संतान, यदि वह संतान आनुवांशिक रूप से कोई विकृतियों वाली है, या वो संतान किसी महिला में बलात्कार के द्वारा उत्पन्न हो गई है, या वह संतान असुरक्षित यौन संबंध के कारण उत्पन्न हो गई है, या उस संतान की वृद्धि और विकास के कारण उसकी मां का जीवित रहना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में माता पिता के परमिशन से, माता पिता की परमिशन या सहमति के द्वारा, किसी प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा विशेष प्रकार के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को उपयोग में लेते हुए उस विकासशील भ्रूण की गर्भावस्था को समाप्त करना सगर्भता का समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। तो क्या है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। अब है कब करवा सकते हैं एमटीपी, कब कब संभव है। तो पहली अवस्था ये बनती है कि जो भ्रूण माता के गर्भाशय में पल रहा है, उस भ्रूण में कोई आनुवांशिक या ऐसी शारीरिक विकृति है जो उस भ्रूण के उत्पन्न होने के बाद या डिलीवरी के बाद वो शिशु सामान्य रूप से जीवन काल नहीं जिएगा, तो उसको एमटीपी करने की परमिशन मिलेगी। दूसरी अवस्था है कि वो अनचाही संतान है, अर्थात रेप या बलात्कार से उत्पन्न हो गई है, या अप्राकृतिक या यूं कहें असुरक्षित यौन संबंध के कारण वो संतान उत्पन्न हो रही है। तीसरी अवस्था यह है कि विकासशील जो भ्रूण है, उस भ्रूण के द्वारा माता को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उस भ्रूण का यदि विकास होगा तो माता जीवित नहीं रहेगी, माता खुद की मृत्यु हो सकती है। उस अवस्था में आप एमटीपी करा सकते हैं। या फिर एमटीपी तब होगी जब उस भ्रूण के अंदर ही कोई शारीरिक या मानसिक विकृति उपस्थित है, तो ऐसी अवस्था में आप एमटीपी करा सकते हैं। अब कब तक करवा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जो सेफ पीरियड है वो है ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। संपूर्ण जो गर्भावस्था है उसको अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि 9 महीने की होती है। उस संपूर्ण गर्भावस्था को 3 स्टेप में बांटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है डेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन लेकर के जब तक भ्रूण 3 महीने का हो जाता तब अगला 3 महीने से लेकर 6 महीने का होता है तब तक, अगला 6 महीने से 9 महीने का होता है तब तक। तो उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहली जो त्रिमाही है, उसमें भ्रूण का यदि एमटीपी करवाते हैं तो अधिक, सबसे अधिक सुरक्षित है, क्योंकि उस समय तक भ्रूण का आकार भी छोटा रहेगा और भ्रूण माता के साथ बहुत ज्यादा अपरा का निर्माण करके अंतर संबंधित नहीं होगा, अर्थात ऐसे भ्रूण के एमटीपी में ब्लीडिंग कम होने की संभावना रहेगी, अर्थात ये एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाना ज्यादा अधिक सुरक्षित है। अब इस एमटीपी की विधि क्या है? विधि है, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे डायलेटर होते हैं, कुरेटर होते हैं, अर्थात खुरचने वाला। तो विशेष प्रकार के डायलेटर अपने अलग अलग साइज टाइप के होते हैं, 12 का, 24 का होता है, 18 का होता है, 16 का होता है, 14 का होता है। ये अलग अलग, जैसे जैसे आकार छोटा होता रहेगा, साइज छोटी होती रहेगी, वैसे उसका आकार मोटा होता रहेगा। तो ऐसे डायलेटर को सर्विक्स के अंदर डाल डाल के सर्विक्स को डायलेट किया जाता है। तो सबसे पहले विधि जो है इसमें डायलेशन यानी विस्पारण और कुरेट अर्थात खुरचना, डायलेशन यानी विस्पारण और खुरचना विधि के द्वारा संपूर्ण जो शिशु के आंतरिक गर्भावस्था, गर्भाशय के जो भाग होते हैं उनको काट काट के बाहर निकाल लिया जाता है, और ये उसकी विधि है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो दुष्प्रभाव है वो है लिंगानुपात का बिगड़ना। अब ये क्रिया तो, परमिशन तो दी गई है कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक विकृति हो या कब क्या करवा सकते हैं, जो बातें बताई थी तब करवा सकते हैं, पर उन्हें क्या लगा कि लिंग का निर्धारण करा या अनुचित संसाधनों को प्रयोग में करके दंपति ने अपने लिंग का निर्धारण कर लिया और देखा कि अंदर पलने वाला जो भ्रूण है वो लड़की का है। अब लड़की चाहते नहीं है, ऐसी सामाजिक विषमताएं पैदा है, जो लड़की को नहीं चाहते हैं, लड़के को चाहते हैं। तो उस अवस्था में लड़की का भ्रूण है उनको बाहर त्याग करके या उसका एमटीपी करवाकर जो लिंगानुपात का जो रेशियो है उसको खत्म किया जा सकता है। और लिंगानुपात का जो रेशियो गड़बड़ा जाएगा तब क्या होगा, समाज में कई सारी कुरीतियां उत्पन्न होगी और समाज में इस कुरीतियों से हिंसक घटनाएं होगी, यानी कई सारी ऐसी घटनाएं उत्पन्न होती है। दूसरी जो दुष्प्रभाव है वो है डायलेशन। यदि डायलेशन और कुरेटिंग यानी एमटीपी की क्रिया सही तरीके से नहीं करवाई गई है तो अत्यधिक ब्लीडिंग के द्वारा मां की मृत्यु होने तक की संभावना रहती है, अर्थात इस दुष्प्रभाव में माता खुद मर जाती है। अगला है कुछ, कभी कभी माता के जननांगों में ऐसी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है जिससे वो जनन क्षमता अर्थात अपनी फर्टिलिटी है
वो भी खो सकती है। तो ये 3 मुख्यतः विषमताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। अगला इसी चैप्टर का अपना टॉपिक है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किससे फैलते हैं, क्या उनके लक्षण रहते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इन सब बातों की स्टडी अपन करेंगे एसटीडी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम से ही स्पष्ट है कि इन रोगों को यौन संचरित रोग कहते हैं। यौन संचरित रोग, इन्हीं रोगों को वेनेरियल डिजीज या रति जत अर्थात रति क्रिया, रति क्रिया का मतलब है ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग मैथुन, रतिजत रोग या रति क्रिया या मैथुन क्रिया या कोइटस के दौरान जो रोग फैलने की संभावना रहते हैं, उन रोगों को एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला विषाणु जनित रोग। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें रोग कारक विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, इसलिए उनको विषाणु जनित यौन संचरित रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी रोग कारक जीवाणु होते हैं, तो उनको जीवाणु जनित यौन संचरित रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें रोग कारक प्रोटोजोआ होते हैं, तो उनको प्रोटोजोआ जनित यौन संचरित रोग कहते हैं। तो इनको अपन सिस्टम से या सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहला है विषाणु जनित या वायरल एसटीडी। वायरल एसटीडी विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले यौन संचरित रोग। उसमें सबसे पहला जो रोग है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, सब जानते हैं। और इस रोग का विस्तार से अध्ययन अपन 8वें चैप्टर में वापस भी करेंगे, पर अभी नाम आ गया है तो इसको भी यहाँ देख लेना जरूरी है। तो सबसे पहला कि होता कैसे, असुरक्षित यौन संबंध के दौरान। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि अपनी जो लाइफ पार्टनर है उससे, उसको छोड़कर आप यदि किसी अन्य व्यक्तियों के साथ बिना किसी रोधक उपाय को उपयोग में लिए असुरक्षित रूप से यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें वीर्यों या एक दूसरे के साथ जो फ्लूइड का ट्रांजिशन होता है, उस फ्लूइड ट्रांजिशन में वायरस एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित होकर के और HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक जाएगा और उसमें एक विशेष प्रकार के रोग को उत्पन्न करेगा, जिससे रोगी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अर्थात ये वायरस जिस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाएगा उसकी हेल्पर टी सेल में संक्रमण करेगा और हेल्पर टी सेल को संक्रमित करके उन हेल्पर टी सेल की संख्या को बॉडी में कम कर देता है, रक्त में कम कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से वो कई रोगों से घिर जाता है। उस रोग को HIV जनित एड्स रोग कहते हैं। दूसरा विषाणु जनित जो रोग है वो है हर्पिस या रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन कह सकते हैं या जेनेटाइल हर्पिस कह सकते हैं। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या विषाणु से इस रोग की उत्पत्ति होती है और इस रोग में जन्नांग जो होते हैं वहां छाले उत्पन्न हो जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं। अगला है हेपेटाइटिस बी रोग। ये भी असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न होता है और हेपेटाइटिस बी होता है क्या है, यकृत या लीवर में संक्रमण होता है। ये वायरस सर्वाधिक संक्रामक वायरस है और इसका संक्रामक इस HIV से भी अधिक होता है। सॉरी, HIV से भी अधिक संक्रमित या संक्रामक वायरस है। उत्पत्ति, रोग की उत्पत्ति हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है और रोग का जो फैलने का तरीका है वो है असुरक्षित यौन संबंध, इसलिए ये भी STD के अंतर्गत आता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के जो रोग है वो वायरस जनित रोग है। अब अगला है जीवाणु जनित रोग बी, बैक्टीरियल STD। बैक्टीरिया
या जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें सबसे पहला है गोनोरिया। गोनोरिया रोग की उत्पत्ति होती है नाइजीरिया गोनेरिया बैक्टीरिया से। नाइजीरिया गोनेरिया। जीवाणु से इस रोग की उत्पत्ति होती है। होती क्या है? मूत्र मार्ग में जलन होता है, साथ ही साथ श्वेत रंग का द्रव, श्वेत रंग का गाढ़ा द्रव स्रावित होता है जननांगों से, और मादाओं में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, एमसी बंद हो जाती है। गोनोरिया के कारण नर और मादा दोनों में उत्पन्न होता है। इस जीवाणु के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। रोग की गंभीर अवस्था में जो जननांग है वो जननांग सूज करके बहुत मोटे हो जाते हैं, पेनिस का आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है लिम्फोइड जो टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड जो ऑर्गन होते हैं, लिम्फ नोड जो होती है इंग्वेनल रीजन की, उसमें भी अधिक सूजन आ जाने से जो एक्सियल और इंग्वेनल रीजन है वो फूल करके मोटे हो जाते हैं इस गोनेरिया रोग की गंभीर अवस्था में। अगला दूसरा है जीवाणु जनित रोग है, वो है सिफिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिफिलिस, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। और इस रोग की उत्पत्ति होती है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ट्रिपोनिमा पैलेडियम जीवाणु। लक्षण क्या है? उत्पत्ति होती है ट्रिपोनिमा पैलेडियम रोग से। लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इस सिफिलिस की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, पहली अवस्था है, उसमें जननांगों पर कठोर खुरदरी पड़पड़ी पपड़ी, जननांगों पर कठोर खुरदरी पपड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसे कैंकर कहते हैं। जननांगों पर ठोस कठोर श्वेत पपड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिनको कैंकर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एक लाइन के प्रश्न में। दूसरा है जीवा मसूड़े व गालों के अंदरूनी भागों में, जीवा मसूड़े व गालों के अंदरूनी भागों में छाले या घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है रोग की तीव्र अवस्था में या थर्ड स्टेज में जाता है, तब रोगी को कंपकंपी के साथ तेज बुखार आते हैं, और शरीर पर रेड स्पॉट उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो दांत होते हैं, दांत पर श्वेत चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको इटकिंसन इटकिंसन दांत जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, रोग की तृतीय स्टेज में दांत जो होते हैं उन पर श्वेत रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। उन धब्बों को इटकिंसन स्पॉट कहते हैं। इटकिंसन स्पॉट। एटकिंसन स्पॉट कहते हैं, दांतों पर श्वेत रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है एटकिंसन स्पॉट किस रोग के लक्षण है, तो आप कहेंगे सिफिलिस के। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वो आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। तीसरे रोग जो है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं जो जननांगों की अम्लीय माध्यम में अपना वृद्धि और विकास आसानी से दर्शाते हैं, और इसमें से सबसे पहला है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइको उत्पत्ति होती है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ट्राइको ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस प्रोटोजोआ के कारण मादा की वेजाइना में तीव्र खुजली, रेड स्पॉट और कुछ विशिष्ट प्रकार के श्वेत रंग के पतले गाढ़े ध्रुव का स्त्रावण होने लगता है, जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नामक प्रोटोजोआ जनित ट्राइकोमोनियासिस रोग उत्पन्न होता है। साथ ही साथ कभी कभी मिक्स संक्रमण देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटोजोअल संक्रमण भी होता है, बैक्टीरियल संक्रमण भी होता है,
प्रोटोजोअल और बैक्टीरियल संक्रमण मिक्स रूप में उपस्थित है, तो उस अवस्था को RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। मार्ग जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये लक्षण में रेड स्पॉट होते हैं, खुजली होती है, सूजन होती है। रेड स्पॉट, खुजली, सूजन, श्वेत रंग के गाढ़े लसलसे द्रव का स्त्रावण होना, और इसी रोग की गंभीर अवस्था में जननांगों के अंदर और बाहर घाव पड़ जाते हैं। साथ ही साथ सफेद रंग के पड़पड़ी वाले ऐसे कैंकर भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मिश्रित संक्रमण रहता है। फंगाई कवक भी रहते हैं, प्रोटोजोआ भी, एल्ब्यूगा कवक जो है वो भी जननांगों में संक्रमण करता है, क्योंकि ये जो जगह है वो गीली रहती है और अम्लीय माध्यम रहता है, जिसमें कुछ प्रोटोजोआ अपना संक्रमण करते हैं। इस अवस्था में इम्यूनिटी पावर कम होने से बैक्टीरिया भी संक्रमण कर देते हैं साथ में, तो इस मिक्स संक्रमण की अवस्था है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या जनन मार्ग संक्रमण कहते हैं। इन सभी रोगों के जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट जो है वो उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ जिस पैथोजन की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है उस पैथोजन के अगेंस्ट में, यदि वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, माइक्रो एंटीबायोटिक्स को प्रयोग में ली जाएगी। फंगल है तो एंटी फंगल ड्रग के रूप में फ्लुकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, क्लोबिटासोल है, ऐसी मेडिसिन उपयोग में ली जाएगी। और यदि प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोबियल ड्रग्स भी प्रयोग में ली जाती है। तो यौन संचित रोग फैलने का जो कारण है, वो कारण सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है अशिक्षा, शिक्षा की कमी से, हाइजीन की कमी से, तीसरा है असुरक्षित रक्त का आदान प्रदान। असुरक्षित रक्त आदान प्रदान हो जाए तो भी ये HIV और हेपेटाइटिस जैसे यौन संसर्गित रोग है वो उत्पन्न हो सकते हैं। और अगला, कभी कभी ये रोग माताओं से संतानों में भी स्थानांतरित होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसे रोग है वो माता से संतानों में भी स्थानांतरित हो सकते हैं। यौन संचरित रोगों के बचाव का क्या तरीका है? बचने हेतु सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना बंद कर दो। दूसरा है जननांगों की साफ सफाई रखो। अगला, मैथुन क्रिया के समय डायफ्राम या कॉन्डोम का प्रयोग करना। अगला है, ऐसा संसाधन यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो सीमन का स्थानांतरण एक से दूसरे में नहीं होगा, जिससे STD के फैलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और रोग ग्रसित जो दंपतियां हैं वो गर्भ धारण से बचें, नहीं तो उत्पन्न होने वाली संतानों में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूरी बातें आती है आपकी STD और STD से संबंधित रोगों को उत्पन्न करने के तरीके या उनके बचाव का मेथड है वो। अगला जो अपना इस टॉपिक का हेडिंग है वो है वंध्यता या इनफर्टिलिटी। अब होती क्या है इनफर्टिलिटी? किस अवस्था को वंध्यता अवस्था कहते हैं? इन इनफर्टिलिटी को आप कैसे दूर कर सकते हैं? दूर करने की क्या क्या उपाय है? कैसे कैसे साधन उपयोग में लिए जाते हैं? इन सभी साधनों को सम्मिलित रूप में किस तकनीकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इन सारी बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिशन मेरिट में अपना योगदान चाहते हैं और हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप जा करके देखिएगा। मैं इस टॉपिक को डीपली बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वंध्यता कहते किसे हैं? एक जनन संपन्न दंपति, एक जनन सक्षम दंपति 2 साल तक निर्बाध रूप से बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को उपयोग में लिए, बिना गर्भ निरोधक साधनों को प्रयोग में किए, निर्बाध रूप से मैथुन की क्रिया कर रहे हैं, फिर भी वो संतान उत्पत्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अवस्था को ही वंध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अब वंध्यता निवारण के क्या उपाय? विज्ञान ने या साइंस ने इस वंध्यता को खत्म करने के लिए कौन कौन सी विधियां आगाज की है? जो विधियां प्रयोग में ली जाती है उन्हीं विधियों को वंध्यता निवारण की विधियां कहते हैं। तो इनसे संबंधित जो जितनी भी टेक्निक है, तरीके हैं, उन सब तरीकों को सम्मिलित रूप में ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जनन संबंधित प्रौद्योगिकी जनन संबंधित
प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये सारे मेथड आते हैं। और इन मेथड में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो जनन सक्षम दंपतियों में संतानों सुख उत्पत्ति नहीं करने की स्थिति अर्थात बंध्यता की स्थिति या इनफर्टिलिटी की स्थिति को खत्म कर उन्हें संतान सुख प्राप्त करवाया जा सके। इस हेतु जो आधुनिक विज्ञान ने कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट या उत्पन्न किए हैं जो एक विशेष प्रकार की तकनीकियों को प्रयोग में लेकर के और ऐसे बंध्य दंपतियों को, इनफर्टाइल दंपतियों को संतान सुख की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। इन सभी तकनीकियों को सम्मिलित रूप में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। इस तकनीकी के अंतर्गत सबसे पहला जो तरीका है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं हिंदी में पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है कि इस क्रिया में निषेचन की, इस विधि में निषेचन की जो क्रिया है वो पात्र के अंदर होगी। वो पात्र कोई कांच का बना हुआ टेस्ट ट्यूब हो सकता है, वो कांच का बना हुआ कोई बीकर हो सकता है, वो कांच का बना हुआ कोई नली हो सकती है, जिसके अंदर कुछ संसाधनों को, कृत्रिम साधनों को उपयोग में लेकर के प्रशिक्षित वैज्ञानिक या डॉक्टर के माध्यम से एक बंदे दंपति जो शुक्राणुओं को, सॉरी बंदे दंपति जिसमें नर शुक्राणु उत्पन्न कर रहा है, मादा में अंडाणु उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु शुक्राणु और अंडाणु का किसी विशेष कमी की वजह से, कोई शारीरिक कमी की वजह से या उसमें ध्वज भंगता की कमी की वजह से वे शुक्राणु और अंडाणु का संलयन की क्रिया सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। उन दंपतियों में जिनमें अंडाणु व शुक्राणु के बीच में निषेचन की क्रिया प्राकृतिक रूप से संपन्न नहीं हो पा रही है, उन्हें कृत्रिम साधनों की सहायता से प्रयोगशाला के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट को उत्पन्न करना पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शॉर्ट में इस तकनीकी को IVF कहते हैं। आपसे सबसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, IVF की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में पात्रे निषेचन। दूसरी होता क्या है, तो ऐसी दंपतियां जिनमें शुक्राणु और अंडाणु प्राकृतिक रूप से मिलकर निषेचन दर्शाकर प्राकृतिक रूप से जननांगों में फर्टिलाइज होकर के एक स्वस्थ शिशु की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कृत्रिम साधनों को उपयोग में लेकर नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु को प्राप्त कर जैविक माध्यम प्रयोगशाला में उत्पन्न कर प्रयोगशाला के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को परख नली के अंदर निषेचित कर द्विगुणित युग्मनज को उत्पन्न करना पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस तकनीकी के अंतर्गत जो भ्रूण उत्पन्न होता है वो टेस्ट ट्यूब में उत्पन्न होता है। टेस्ट ट्यूब में उत्पन्न होने वाले भ्रूण को विदलन क्रिया प्रारंभ करवाकर, विदलन आपने अभी पढ़ा था, समसूत्री विभाजन प्रारंभ करवाया जाता है, जिसमें जो विकासशील भ्रूण है वो 8 से 16 कोशी की अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। अब इस 8 से 16 कोशी की अवस्था में रूपांतरित हुए जो फीटस है उस फीटस को किसी स्वस्थ जनिक रूप से परिपक्व और जिनका यूट्रस पहले ही मेडिसिन देकर के तैयार किया हुआ है, उस यूट्रस के अंदर इस भ्रूण को इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब भ्रूण को इम्प्लांट दो जगह किया जा सकता है। यदि भ्रूण 8 कोशी की अवस्था में है तो उसको फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जा सकता है, और यदि जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो 16 कोशी की अवस्था में है तो उसको यूट्रस के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दो विधियां हैं, एक तो है अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, अंत अंड वाहिनी इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसका? जाइगोट का। यह है क्या? जाइगोटिक अवस्था है। तो जाइगोटिक अवस्था को या तो आप इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें या जाइगोटिक इंट्रा यूटेराइन, जाइगोटिक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये क्या है? जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है? जाइगोटिक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ZIFT, ZIUT दो अवस्थाएं उत्पन्न होती है जब अपने को परकनली शिशु उत्पन्न करना होता है। तो परकनली शिशु का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा शिशु अपना पूरा का पूरा भ्रूणीय परिवर्तन प्रयोगशाला के अंदर परकनली के अंदर ही करेगा, नहीं, कभी नहीं। होता क्या है, ऐसी जनन सक्षम दंपतियां जो प्राकृतिक रूप से कोइटस या मैथुन क्रिया कर एक स्वस्थ दंपति को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कारण क्या? कोई भौतिक अवरोध हो सकता है, कोई मानसिक कारण हो सकता है, कोई शारीरिक कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। उनमें प्रयोगशाला के अंदर माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु, स्वस्थ अंडाणु और स्वस्थ शुक्राणु प्राप्त किए जाते हैं और स्वस्थ शुक्राणु और स्वस्थ अंडाणु को प्रयोगशाला के अंदर परख नली के अंदर या किसी कांच के बर्तन या ट्यूब के अंदर ऐसे जैविक माध्यम को उत्पन्न किया जाता है जिसमें स्वस्थ शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट उत्पन्न किया जाता है और उस जाइगोट में विदलन की क्रिया, क्लीवेज की क्रिया से समसूत्री विभाजन को प्रेरित कर भ्रूण को 8 या 16 कोशी की अवस्था तक परिवर्तित कर देते हैं। अब इस पूर्णतः निर्मित भ्रूण को आगे का जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो किसी माता के अंदर, उस माता के गर्भाशय के अंदर या माता की अंडवाहिनी के अंदर स्थापित करके और आगे का भ्रूणीय परिवर्तन माता के शरीर में ही करवाया जाता है। वो माता उसकी ओरिजिनल माता भी हो सकती है या ओरिजिनल माता हकीकत जिस माता से अंडाणु प्राप्त किया उसी माता में ये क्रिया करवाई जा सकती है। और यदि वो माता गर्भाशय रखती नहीं हो या कोई शारीरिक विकृतियां हो या वो माता एक स्वस्थ शिशु को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रखती हो तो कोई दूसरी माता वो जिसमें इस प्रकार के भ्रूण का भ्रूणीय परिवर्तन होगा उस माता को आप सरगोट मदर या सरगोसी मदर कहते हैं, सरगोट माता कहते हैं। और ऐसी माता को पहले ही आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देकर के उसकी एंडोमेट्रियम को पूरी तरह से परिवर्तित करके रखा हुआ है। अब उसमें यदि भ्रूण को 8 कोशी की अवस्था में अंतरोपित करना है, इम्प्लांट करना है, तो उसको आप इम्प्लांट करेंगे अंडवाहिनी के अंदर, तो इसको कहते हैं जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और यदि भ्रूण को 16 कोशी की अवस्था में इम्प्लांट करना है तो आप उस भ्रूण को सीधा इम्प्लांट करेंगे यूट्रस के अंदर, उस अवस्था को जाइगोटिक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। इन दो अवस्थाओं में सरगोट माता के अंडवाहिनी या यूट्रस के अंदर विकासशील एम्ब्रियो या भ्रूण को 8 या 16 कोशी की अवस्था में स्थानांतरित कर बाकी पूरा भ्रूणीय परिवर्तन उस सरगोट माता के शरीर में करवाते हुए एक स्वस्थ शिशु को प्राप्त किया जाए, तो इस अवस्था में या इस क्रिया से उत्पन्न होने वाले शिशु को परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन अर्थात ये जीव निषेचन कहलाता है। इस जीव निषेचन की क्रिया में या इस क्रिया का उपयोग उन जनन सक्षम दंपतियों में किया जाता है जो संभोग करने में असमर्थ हो, अर्थात ये प्राकृतिक रूप से सेल्फ संभोग नहीं कर सकते हैं। संभोग नहीं करने का या तो वेजाइना में कोई विकृति है या पुरुष के मैथुनांग अर्थात सीसन या पेनिस में कोई विकृति है, उस विकृति के कारण ये बाकी तो इनमें अंतरांग तो स्वस्थ है, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं की उत्पत्ति हो रही है, मादा में अंडाणुओं की उत्पत्ति हो रही है, पर वो मैथुन क्रिया करने में असमर्थ है। तो ऐसी अवस्था में इन दंपतियों द्वारा प्राकृतिक विधियां मैथुन की नहीं कर, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ मैथुन नहीं कर पा रहे, ऐसे कृत्रिम संसाधनों को उपयोग में लेते हुए, कृत्रिम संसाधनों को उपयोग में लेते हुए शुक्राणु या अंडाणु को निकालकर, अंडाणु को तो निकालने नहीं, मान सामान्यतः किसको निकालना, शुक्राणु गतिशील होते हैं, तो शुक्राणु को कृत्रिम संसाधनों के उपयोग द्वारा मादा के योनि मार्ग में छोड़ना। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुक्राणु जो है वो
योनि मार्ग में जा रहा है, पर अंडाशय जो पूरा गर्भाशय है, उस गर्भाशय की विस्कोसिटी को पार कर अंडाणु को भेदित करने की क्षमता नहीं रखता है। तब क्या करते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से शुक्राणु को लेते हैं और सीधा अंडाशय के अंदर ही छोड़ते हैं। अंडाशय के साइटोप्लाज्म में अंडाशय अंडाणु की साइटोप्लाज्म में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था का प्रयोग कर माता के गर्भाशय के अंदर ही या माता के शरीर के जननांगों के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया को प्रेरित किया जाए, तो इस अवस्था को इन विवो फर्टिलाइजेशन या जीवे निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में जो तरीके उपयोग में लिए जाते हैं उसको कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। सबसे पहला जो तरीका है वो है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अर्थात गैमेट यानी नरयुग्मक। गैमेट का मतलब कौन है? नरयुग्मक यानी कौन? शुक्राणु। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ZIFT, और इसको कहते हैं जेड गैमेट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन कह सकते हैं, या फिर इसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कह सकते हैं। ये दोनों विधियां उन दंपतियों में उपयोग में ली जाती है जो प्राकृतिक रूप से मैथुन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात इसमें प्राकृतिक रूप से युग्मकों का मिलना संभव नहीं होता है। उनमें नर युग्मकों को प्राकृतिक विधियों से नहीं मिल पाने के कारण कुछ कृत्रिम संसाधनों को या आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट को उपयोग में लेकर के पहली विधि के अंदर नर युग्मक को कृत्रिम विधियों की सहायता से नर से प्राप्त करेंगे और नर से प्राप्त करके और फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक छोड़ देते हैं, जिससे वहां उपस्थित अंडे से फर्टिलाइजेशन की क्रिया उसी माता या उसी दंपति के माता के जननांगों के अंदर होकर के और एक स्वस्थ भ्रूण की उत्पत्ति कर दे। दूसरा तरीका है कि शुक्राणु भी बन रहे हैं, अंडाणु भी बन रहे हैं, पर शुक्राणु में भेदन की क्षमता नहीं है, शुक्राणु अंडाणु को पिनेट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से प्रशिक्षित स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा शुक्राणु को इंजेक्शन में भर लिए जाते हैं, और एक शुक्राणु इंजेक्शन में भर के और जो जहां अंडा पड़ा है, जहां एग पड़ा है, उस एग के साइटोप्लाज्मा के अंदर ही शुक्राणु को इंजेक्ट करवा दिया जाता है। और शुक्राणु जैसे अंदर इंजेक्ट होगा, फीटस की उत्पत्ति होगी, जाइगोट की उत्पत्ति होगी, जाइगोट में विदलन और क्लीवेज की क्रिया द्वारा फीटस की उत्पत्ति हो जाती है। अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। इस विधि का उपयोग भी उन बंधे दंपतियों में संतानों सुख उत्पत्ति के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से वीर्य सेचन नहीं दर्शाते हैं, अर्थात मैथुनांग तो है पर मैथुनांग क्रियाशील नहीं होता है। जो सीसन है उसमें क्रियाशीलता नहीं होने से मैथुन क्रिया करने में समर्थ नहीं होते हैं, या वेजाइना का आकार छोटा है, या वेजाइना की आकृति ऐसी नहीं है जिसमें कि मैथुन क्रिया के द्वारा नर अपने शुक्राणुओं को मादा के जननांगों में छोड़ सके। इस अवस्था में या ऐसी परिस्थितियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया करवाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार के कृत्रिम संसाधनों की सहायता से नर युग्मक को नर के शरीर से ग्रहण कर और मादा के जननांगों तक छोड़ दिया जाता है। अब वो यदि वेजाइनल मार्ग में छोड़ता है तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, और यदि शुक्राणुओं को वेजाइनल मार्ग में न छोड़ करके यूटेराइन यानी गर्भाशय के अंदर छोड़ता है तो इस अवस्था को इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है, और इस टॉपिक से 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में दो एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बहुविकल्पिक प्रश्न होगा और दूसरा प्रश्न आपके तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग या पहला भाग होगा। याद रखिएगा 2 नंबर के प्रश्न सामान्य ज्ञान और अवबोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी भी इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न अपने पेपर में अवश्य पाएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।